हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लारावेल के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की। सबको पता होगा कि लारावेल 11 और 12 में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है पिछले वर्जन के तो नया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने क्या किया है, पहले बहुत सारे फाइल, बहुत सारी फ़ोल्डर्स जनरेट हो जाती थी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के साथ ही, बट अब वैसा ना करके इन्होंने कहा है ऑन डिमांड आपका क्रिएट होगा। मतलब आपको ज़रूरत है तो आप क्रिएट कर लीजिए कमांड रन करके, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर मिनिमल स्ट्रक्चर के साथ अब भी आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने कहा हुआ है। अभी इसमें ये CH2 हमने क्रिएट किया था किसमें, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये हमने क्रिएट किया था लारावेल 12 में। अगर मुझे दिख जाए तो मैं आपको भी दिखाऊँगा। देखिए लारावेल 12 में हमने क्रिएट किया था। तो इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि क्या है इसमें और क्या सारी चीज़ें कहती हैं, ये हम लोग देखते हैं। सो होपफुली आप लोगों को यहाँ वीडियो में दिख रहा होगा। मैं एक बार थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को, जिससे कि आप अच्छे तरीके से इसको देख पाएँ। तो पहला ये प्रोजेक्ट का नाम है हमारा CH2 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद हमें एक फ़ोल्डर मिलता है यहाँ पर ऐप नाम से, जिसके अंदर में ये सारे फ़ोल्डर्स हैं। तो ऐप नाम का जो फ़ोल्डर है, ये क्या करता है, इसमें हमारे एप्लीकेशन की कोर कोड होते हैं। यानी कि हमारा जो पूरा एप्लीकेशन है, जो हम लोग बना रहे हैं प्रोजेक्ट, उसका कोर कोड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कोर कोड से मतलब क्या हुआ, इसके अंदर में अगर आप जाते हैं आपको पता चलेगा कि इसके अंदर में एक और फ़ोल्डर है एचटीटीपी नाम से। तो एचटीटीपी फ़ोल्डर के अंदर में भी बहुत सारे फ़ोल्डर होते हैं। अभी फ़िलहाल में आपको एक फ़ोल्डर दिखता है कंट्रोलर्स नाम से, और कंट्रोलर्स नाम के अंदर में आपको कंट्रोलर डॉट पीएचपी दिखेगा। तो इसमें क्या होता है कि ऐप के अंदर जो एचटीटीपी है, इसके अंदर में जो कंट्रोलर है, इसमें आपको आपके एप्लीकेशन का कंट्रोलर मिलेगा। कंट्रोलर से रिलेटेड जो कोई कोड होगा, आप इस कंट्रोलर फ़ोल्डर के अंदर में लिखेंगे। एचटीटीपी के अंदर में आपको अपना कंट्रोलर मिलेगा, आपका अपना मिडलवेयर मिलेगा, अपने रिक्वेस्ट मिलेंगे अपने प्रोजेक्ट के। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, बट फिलहाल जो इनिशियल है इसके अंदर में वो है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर ही दिया जाता है, बाकी आप ऑन डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, जो हम लोग देखेंगे जैसे प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे वैसे-वैसे। उसके बाद दूसरा यहाँ पर डायरेक्टरी है, दूसरी डायरेक्टरी यहाँ पर है मॉडल्स। यहाँ पर जो हमारी मॉडल क्लासेस बनेंगी वो इसी फ़ोल्डर के अंदर में बनेगी। जैसे यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट बना है, हमें बना के दिया गया है यूज़र डॉट पीएचपी का मॉडल क्लास। तो जो इलेक्वेंट मॉडल क्लासेस होती हैं, वो सारी की सारी आपको यहीं पर बनानी है या यहीं पर उसको लिखना पड़ेगा। देन तीसरा इसके अंदर फ़ोल्डर है, वह है प्रोवाइडर्स, जिसके अंदर में आपको सर्विस देखने का ऐप सर्विस प्रोवाइडर डॉट पीएच। तो हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो सारे के सारे आपको इसी फ़ोल्डर के अंदर में देखने को मिलेंगे। तो ये था ऐप डायरेक्टरी और इसके अंदर के सारे कोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है ये, इसमें हम लोग नॉर्मली काम करते हैं। इवन मैं कहूँगा कि सारे जितने भी आप लारावेल के प्रोजेक्ट बनाएँगे, आपको इस डायरेक्टरी के अंदर में आकर काम करना पड़ेगा। चाहे वो मॉडल क्रिएट करना हो, या फिर कंट्रोलर क्रिएट करना हो, या फिर मिडलवेयर क्रिएट करना हो, या फिर अदर जो काम होते हैं वो आपको करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है इस पूरे स्ट्रक्चर में, इसको ध्यान में रखिएगा। देन नेक्स्ट डायरेक्टरी इसमें है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में आपको कैशे मिलती है, इसके बाद ऐप डॉट पीएचपी और तीसरा प्रोवाइडर्स डॉट पीएचपी। तो बूटस्ट्रैप पहले अगर इस बूटस्ट्रैप की बात करें इस डायरेक्टरी की, तो ये डायरेक्टरी ऐप डॉट पीएचपी को कंटेन करता है, जो कि आपके पूरे एप्लीकेशन का बूटस्ट्रैप करता है। अगर आप इसके अंदर, मैं कोड में नहीं जाऊँगा, लेकिन इस फाइल को आप देख सकते हैं, ये एक इस तरीके से कुछ दिखता है। तो ये पूरे आपके एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करता है, ये वाले। इसके बाद इसमें कैशे एक डायरेक्टरी है, ये देख सकते हैं, इसके अंदर में कैशे कुछ ये सारे पैकेजेस और सर्विसेज हैं। तो कैशे डायरेक्टरी के अंदर में आप देखते हैं पैकेजेस और सर्विसेज, इसमें आपके रूट्स और जो सर्विसेज फाइल्स होती हैं उसको ये कैशे करता है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो वो सारी फाइल्स इसके अंदर में होती है। ये होगी बूटस्ट्रैप फ़ोल्डर्स की बात। अब बात करते हैं कॉन्फ़िग। तो कॉन्फ़िग का नाम से ही पता चलता है कि ये हमारे एप्लीकेशन की सभी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को कंटेन करता है, और यहीं से आप अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है आपके एप्लीकेशन में, यहीं से करेंगे। इसमें बहुत सारे फ़ाइल आपको दिख जाते हैं, ऐप.php, auth.php, cache.php, database.php, ये database.php, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। फाइल सिस्टम, लॉगिंग, मेल, क्यू, सर्विसेज, सेशन। इसके अलावा भी बहुत सारी और फाइल होती हैं जो आप जनरेट करेंगे ऑन द गो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब। अगर आप बहुत पहले का वर्ज़न देखेंगे, जैसे लारावेल 8 देखेंगे या फिर 9 देखेंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ओनली फाइल्स दिखेंगी, जो कि अब इंक्लूड नहीं की गई है, बिकॉज़ उनकी इनिशियल प्रोजेक्ट पे आवश्यकता नहीं होती, और उन्होंने कम से कम फाइल यहाँ पर जनरेट करने का प्रॉमिस किया था, जब ये वर्ज़न रिलीज़ हो रहा था तभी। देन नेक्स्ट हमारा इसमें फ़ोल्डर है डेटाबेस फ़ोल्डर। इसमें आपको आपके एप्लीकेशन की फैक्ट्री फाइल्स मिल जाएगी, आपको माइग्रेशन फाइल्स मिल जाएगी, आपको सीडर्स अगर क्रिएट करना था आप यहीं पर क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फैक्ट्रीज़ में जो मॉडल फैक्ट्री की फाइल होगी वहाँ वहाँ आप क्रिएट करेंगे, माइग्रेशन में आपको माइग्रेशन फाइल्स रहेगी, और सीडर्स फ़ोल्डर में आपको सीड्स फाइल होती है, वह सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर एसक्यूएलाइट ये डेटाबेस के तौर पर यूज़ कर रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जो डिफ़ॉल्ट फाइल डेटाबेस का फाइल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। इसके बाद बात करें पब्लिक डायरेक्टरी की, तो ये एक पब्लिक डायरेक्टरी है जहाँ पर आपको index.php फाइल, ये एक इम्पोर्टेंट फाइल है। ये हमारे पूरे एप्लीकेशन का, पूरे प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट होता है, यहीं से हमारा एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। इसी डायरेक्टरी में आप चाहें तो यहाँ पर CSS की का एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, इमेजेस का फ़ोल्डर बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर बना सकते हैं, और वो सारे फाइल यहाँ पर रख सकते हैं, वो सारे फाइल यहाँ पर रख पाएँगे।
अभी वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके मिलता नहीं है, वो फ़ोल्डर अगर आपको सीएसएस यूज़ करना है तो वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं रिसोर्स की। रिसोर्स में आपको दिखेगा कि सीएसएस का एक फ़ोल्डर दिखेगा, फिर आपको जेएस का फ़ोल्डर दिखेगा, फिर आपको व्यूज़ का फ़ोल्डर दिखेगा। सो इसमें आपको अनकम्पाइल्ड एसेट्स दिखती हैं, जैसे सीएसएस, जेएस, ये सारे अनकम्पाइल्ड, या फिर जावास्क्रिप्ट का फाइल हो, सीएसएस का फाइल हो, ये सारे अनकम्पाइल्ड होते हैं, वो सारे यहीं पर होते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक फ़ोल्डर दिखता है व्यूज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर है। इसी पे हम लोग अपना ब्लेड फाइल क्रिएट करते हैं और यहीं से हमारा टेम्पलेटिंग वगैरह शुरू होता है। ये आपको दिखाऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। सो आपको ध्यान में ये रखना है, मैंने आपको कहा था कि ऐप, ये फ़ोल्डर एक इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से एक पब्लिक फ़ोल्डर भी इम्पॉर्टेंट है, और एक फ़ोल्डर इम्पॉर्टेंट होता है रिसोर्स। रिसोर्स में ख़ास करके ये व्यूज़ वाली जो फ़ोल्डर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें काम करना पड़ता है। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें राउट्स की या रूट्स फ़ोल्डर की, तो इसमें 2 फाइल आपको दिख दी है, console.php और web.php। इसके अंदर में आपके रूट्स जो होते हैं वो सारे डिफ़ाइन होते हैं। इसमें आप पहले ये एक और फाइल दिया करता था api.php, जो अब नहीं होता। इसमें आप एपीआई से रिलेटेड रूट्स लिखते थे, बट अब उसको हटा दिया, उसको ऑन डिमांड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको 2 फाइल्स मिलती हैं। इस फाइल में आप क्लोज़र बेस्ड जो कंसोल कमांड्स होते हैं उसको डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पर, और web.php में जो आपके रूट्स होते हैं, जैसे ये जो मैंने आपको ब्लेड टेम्पलेट बताई, इस टेम्पलेट को रन करने के लिए रूट डिफ़ाइन करना है तो कहाँ करेंगे, इस web.php में आके। तो ये इस रूट पे हिट करेगा तो वेलकम वाला ये व्यू चलेगा, और इस पेज में जो कुछ लिखा होगा वह आपको देखने को मिलेगा आपके वेब पेज में। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, खास करके ये web.php अगर आप लारावेल में काम करना चाहते हैं। इसमें सारे के सारे रूट्स आप डिफ़ाइन करेंगे अपने प्रोजेक्ट के, जो भी रूट्स होंगे वो सारे के सारे। नेक्स्ट डायरेक्टरी आपकी यहाँ पर है स्टोरेज डायरेक्टरी, जिसमें आपको ऐप फ़ोल्डर मिलता है, फ्रेमवर्क और लॉग्स फ़ोल्डर मिलता है। स्टोरेज डायरेक्टरी के अंदर में आपको कंपाइल्ड अपने ब्लेड टेम्पलेट्स मिल जाएँगे, फाइल विज़ुअलाइज़ेशन मिल जाएगा, फाइल कैशे मिल जाएगा, और जो भी अदर फाइल जनरेट होती है वो सारी की सारी आपको स्टोरेज के अंदर ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर अभी आपको दिखेगा एक ऐप फ़ोल्डर, ऐप फ़ोल्डर के अंदर में है पब्लिक फ़ोल्डर। ऐप फ़ोल्डर के अंदर में हमारे एप्लीकेशन के द्वारा जो फाइल जनरेट की जाती है, कोई भी फाइल जनरेट की जाती है, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अंदर में पब्लिक फ़ोल्डर है, इसमें यूज़र जनरेटेड जनरेटेड जो फाइल होती है वह स्टोर होती है, जैसे कि प्रोफाइल अवतार हो गया, जो पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए वह सारी आपको यहीं पर इसी फ़ोल्डर के अंदर में देखने को मिलेगी। और फ्रेमवर्क डायरेक्टरी के अंदर में जो फ्रेमवर्क जनरेटेड फाइल्स या कैशे होती है, वह सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। देन लॉग्स में जो एप्लीकेशन के लॉग फाइल होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर में डेप्थ में जाएँगे तो आपके कैशे यहाँ पर है, फिर सेशन है, फिर टेस्टिंग है, ये सारी चीज़ें जैसे-जैसे क्रिएट होती है वैसे-वैसे इसके अंदर में फाइल्स आती जाती हैं। जो जनरेट होती है वैसे साथ। स्टोरेज हो गया। फिर बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट ये जो फ़ोल्डर है ये क्रिएट होता है, यहाँ पर आप अपने टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन-सा टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। आप पेस्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर आप पीएचपी यूनिट यूज़ कर रहे हैं, कौन-सा यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पे आपको यहाँ पे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। बट ये 2 फ़ोल्डर, एक फीचर जिसमें आपको एग्ज़ाम्पल टेस्ट.php और ये यूनिट, ये आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक पेस्ट.php करके फ़ाइल आता है, अगर आप पेस्ट यूज़ करते हैं तो अदरवाइज़ ये टेस्ट केस की एक फ़ाइल होती है जहाँ पर आप अपने टेस्ट केसेस को लिख सकते हैं। देन ये वेंडर फ़ोल्डर है। वेंडर फ़ोल्डर मीन्स आपके इस एप्लीकेशन में, आपके ये इस प्रोजेक्ट में, ये पूरे प्रोजेक्ट में कौन-कौन से पैकेजेज़ इंस्टॉल हुए हैं, कौन-कौन से लाइब्रेरी यूज़ हुई हैं, वो सारी की सारी इंस्टॉल होकर यहीं पर आती हैं। तो चाहे वह टेकर पीएचपी यूज़ करना हुआ या फिर आप लारावेल स्वयं यूज़ करें, फिर आप यूज़ करें मोकरी यूज़ करें, फिर मोनोलॉग यूज़ कर रहे हैं। जो चीज़ें भी पैकेजेज़ या लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, वो सारी देखिए पीएचपी यूनिट यहाँ पर यूज़ होता है, पीएचपी यूनिट का मिल जाएगा। ये सारी की सारी आपको यहीं पर देखने को मिलती है इसी वेंडर पर। और पूरे प्रोजेक्ट को अगर आप एनालाइज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो फाइल साइज़ होगा, यानी फ़ोल्डर साइज़ होगा, वो इसी वेंडर फ़ोल्डर का होगा। और ये हम लोग नॉर्मली अगर अगर आप गिटहब में पुश करते हैं अपना प्रोजेक्ट, तो इस वेंडर को इग्नोर करके पुश करते हैं, जिससे कि हमारा साइज़ कम हो, और ये फ़ोल्डर वापस से क्रिएट भी हो सकता है कंपोज़र कमांड का यूज़ करके। वो मैं आपको दिखाऊँगा बाद। उसके बाद ये editor.config फाइल है, ये एडिटर से रिलेटेड है। देन .env फाइल है, सबको पता होगा .env फाइल। .env फाइल में आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स लिखते हैं, जो भी सीक्रेट की वगैरह होती है, फिर जो इन कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, जो आप एक्सपोज़ नहीं करना चाहते हैं, उसको आप एनवायरनमेंट वेरिएबल के तौर पर लिखते हैं और अपने प्रोजेक्ट में उसका यूज़ करते हैं। अब इसी का एक एग्ज़ाम्पल दे दिया गया है यहाँ पर। इसको आप गिटहब में पुश करना चाहेंगे तो आपका ये वर्किंग रहेगा, जो डॉट एन वी हुआ। लेकिन इसका एक एग्जांपल हम लोग एक कॉपी बना के रखते हैं जो हम लोग गिटहब में पुश करते हैं दिखाने के लिए अपने फेलो डेवलपर्स को। उसके बाद यहाँ पर गिट एट्रीब्यूट है, देन गिट इग्नोर है, जिसमें आपका वेंडर फोल्डर होगा, और अगर नोड मॉड्यूल्स क्रिएट होता है तो वह फोल्डर होगा। ये सारे जो आप गिटहब में पुश नहीं करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आकर लिखते हैं। इसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है गिट का, उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक आर्टिशन फाइल है यहाँ पर, देन कंपोज़र डॉट जेसन फाइल है। कंपोज़र डॉट जेसन फाइल यूज़ करके आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हैं कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन सा टाइप है, डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आप कीवर्ड यहाँ पर देख लीजिए ये है, फिर लाइसेंसेस का क्या है, पीएचपी कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है, लारावेल कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है,
इसका क्या वर्ज़न है टिंकर का, फिर फेकर पीएचपी रिक्वायर्ड डेव में है। तो ये सारे पैकेजेज़ इसमें इंस्टॉल है, उसके कौन-कौन से वर्ज़न है वो देखने को मिलता है। आप यहाँ पर PSR4 लिख सकते हैं, ऑटो लोड डेव यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट्स अलग-अलग देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो अपना कस्टम स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो। तो ये सारी चीज़ मिलती है। इसके बारे में डेप्थ में मैंने कंपोज़र का एक सेपरेट वीडियो बनाया 3 घंटे का या 2 घंटे या 1 घंटे का, पता नहीं मुझे, टाइम याद नहीं है। बट उसको आप देख सकते हो, उसमें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। कंपोज़र क्या होता है, कंपोज़र रजिस्ट्रेशन फ़ाइल क्या होता है, कंपोज़र डॉट लॉग फ़ाइल क्या होता है, किस तरीके से कंपोज़र का यूज़ करते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। फिर एक होता है पैकेज और जेसन फ़ाइल, ये एनपीएम वाले वीडियो पे मैंने बताया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। ये लारावेल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं आपको रेफ़रेंस दे रहा हूँ। ये आप पहले सीखते हैं, लारावेल सीखने से पहले। इसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो फ्रंट एंड टूलिंग यूज़ हो रहा है, जैसे आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बिट, जैसे आप यहाँ पर वाइट यूज़ कर रहे हैं, वीट या वाइट कहते हैं इसको, तो ये आप यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपका जो अगर एनपीएम का कोई कमांड रन करना हो, तो वह आप अगर रन करते हैं, तो उसमें जो कोई स्क्रिप्ट फ्रंट एंड का कोई अगर लाइब्रेरी या पैकेज आप इंस्टॉल करते हैं, तो वह सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सियोस मिल रहा है, वीट तो है ही, और लारावेल वीट प्लगइन भी आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट्स लिखे गए हैं। तो इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप एनपीएम वाला वीडियो मेरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पैकेजेशन फ़ाइल क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे स्क्रिप्ट को एडिट करते हैं, कैसे और पैकेजेज़ आप इंस्टॉल करते हैं, कैसे अनइंस्टॉल करते हैं, और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वहाँ से। देखिए पीएचपी यूनिट यूज़ करें तो उसका एक्सएमएल फ़ाइल है, और ये रीडमी डॉट एमडी है, देन यहाँ वीट का कॉन्फ़िग फ़ाइल है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और इसमें कुछ ख़ास है नहीं, हालाँकि सब ख़ास ही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ध्यान रखना है, इनिशियली जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस स्टेज पर हम लोग हैं इस कोर्स के, उसमें आपको ध्यान रखना है ऐप डायरेक्टरी, इसका ध्यान रखिए, इसमें हमें काम करना पड़ेगा। दूसरी जो डायरेक्टरी हो सकती है, वो हो सकती है डेटाबेस, जिसमें ये फ़ाइल मैं आपको दिखाऊँगा। अगर हम लोग डेटाबेस तक पहुँचते हैं उसके बाद, अभी नहीं, बट अभी के लिए अभी इनिशियली बता देता हूँ। एक ऐप डायरेक्टरी, इसको ध्यान में रखिए। देन आप ध्यान रखिए पब्लिक डायरेक्टरी, देन आप ध्यान रखिए रिसोर्स की ये व्यूज़ वाली डायरेक्टरी, देन आप ध्यान रखिए रूट्स या राउट्स की ये वाली डायरेक्टरी, इसमें ये वाला फाइल web.php, बस इतना ध्यान में रखिए, और बाकी चीज़ों को अभी के लिए आप थोड़ा-सा दिमाग से साइड कर दीजिए। बस इतनी डायरेक्टरी से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेंगे इसमें, और फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कैसे करते हैं, इवेंट कैसे करते हैं, वो धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, तब आपको दिखाता चलूँगा, और यहाँ पर नई-नई फ़ोल्डर फाइल्स भी आपकी क्रिएट होकर आपको दिखती जाए। साथ में ये बताना चाहूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल एसक्यूएलाइट यूज़ करता है डेटाबेस के तौर पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एसक्यूएलाइट का ये वाली फ़ाइल है, जिसमें आपको बहुत सारे टेबल दिख जाएँगे। देखिए टेबल्स, ये कैशे टेबल है, कैशे लॉग्स। माइग्रेशन कमांड रन किया हुआ है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़र टेबल भी है। तो ये सारे टेबल्स आपको दिख, सो दोस्तों यही है अभी लारावेल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ध्यान से देखना है, कोर्स को पूरा फ़ॉलो कीजिए। और लारावेल 12 हम लोग देख रहे हैं, 12 अभी स्टेबल वर्ज़न इसका नहीं आया है, बट डेव में हम लोग इसको इंस्टॉल करके और इसी को देख रहे हैं, ताकि 2 महीने बाद जब लारावेल 12 आएगा, तो आप पहले से रेडी रहेंगे लारावेल 12 को यूज़ करने के लिए। लारावेल 12 सीखते हैं तो आप 11 भी सीख रहे होते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। यानी कि आप इसी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को अपने लारावेल 11 में भी देख सकते हैं, और वहाँ उस लारावेल 11 वाले प्रोजेक्ट को क्रिएट करके भी इस पूरे सीरीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो जैसी मर्ज़ी वैसे आप कीजिए, आप लारावेल 11 वाले प्रोजेक्ट को क्रिएट करके इसको फ़ॉलो कीजिए, फिर लारावेल 12 वह आप पर डिपेंड करता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।